इंतहा माहिदा बंद होने से क्या पानी फ़ौरन बंद हो जाएगा? ये शिमला माहिदे से निकलने के बाद क्या होगा? मसला कश्मीर आजकल कौम मुत्तहिदा में क्यों नहीं उठाया जाता? हम कारगिल की जंग में क्यों पीछे हटे? क्या पाकिस्तान और इंडिया की जंग एटमी जंग में तब्दील हो सकती है? जब पाकिस्तान को लगेगा कि सर्वाइवल नहीं है, तो अब आप लोग डिसाइड करें, तो क्या एटम बम को हमें शोकेस में रखना है? एटम बम को क्या बच्चों को खेलने के लिए देना है या अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम जहांज़ेब और आज मैं अपने नाज़रीन के साथ बात करना चाहूँगा इंडिया और पाकिस्तान के मौजूदा हालात और जो मुतवक्का जंग है, पहलगाम के वाक़े के बाद जो हालात क्रिएट हो रहे हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि आम बंदा भी बार-बार सवाल पूछता है कि सिंध माहिदा बंद होने से क्या पानी फ़ौरन बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और ये शिमला माहिदे से निकलने के बाद क्या होगा? तो आज इस चीज़ को हम थोड़ा-सा इन डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, सिंध माहिदा जो है वो वर्ल्ड बैंक के ताउन से 1960 में हुआ था। वो इन दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल नहीं है, उसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है उसका। और इस पूरे मुआहदे के अंदर कहीं पे ये शिक नहीं है कि इंडिया या पाकिस्तान उस मुआहदे से विड्रॉ कर जाए। हाँ, अगर वक्ती तौर पे इंडिया उस मुआहदे को मुअत्तल करता है, उसमें तातुल लेके आता है और कोशिश करता है कि वो किसी भी तरह दहशतगर्दी को बहाना बना के, किसी फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन को बहाना बना के इस मुआहदे से निकल जाए, क्योंकि इस चीज़ की बार-बार इंडिया पिछले 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी हमारे साथ आप रीनेगोशिएट करें इसको। या ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को रीनेगोशिएट करने के टर्म्स में ले आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि बैठ के मीटिंग्स हो सकती हैं या मुआहदे पे बात हो सकती है। इंडिया फ़ौरन, ना तो इंडिया के पास कोई टूटी लगी है, ना कोई नलका है, ना कोई ऐसा सिस्टम है, कोई 1 मिनट में बटन दबाए पाकिस्तान का पानी बंद कर दें। उसके लिए उन्हें कम से कम अगले 5 से 10 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग के बाद जाकर वो कोई डैम या कोई रिजर्वायर बनाएंगे। अगर पाकिस्तान बनाने देता है, इंटरनेशनल इदारे इजाज़त देते हैं, वर्ल्ड बैंक इजाज़त देता है, तो फिर जाके पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। सबसे बड़ा जो इक़दाम पाकिस्तान ने उठाया, पाकिस्तान ने धमकी दी कि हम भी शिमला मुआहदे से निकल जाएंगे। अब ये कहने को तो एक मुआहदे से निकलना है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो भारत ने सिंध की धमकी दी है, उसका शायद उसका तो इम्पैक्ट नहीं होगा, इन द लॉन्गर रन ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जो शिमला मुआहदा है, वो आज के पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के दरमियान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो मसला कश्मीर आजकल कौम मुत्तहिदा में क्यों नहीं उठाया जाता, हम कारगिल की जंग में क्यों पीछे हटे, इन सब में कहीं ना कहीं शिमला मुआहदे का अमल दखल शामिल है। शिमला मुआहदे के मेन 3 आउटकम्स थे। पहला ये था कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम करना, तो हम आज भी तस्लीम करते हैं, कोई इशू नहीं है उसके ऊपर बैठ के। दूसरा इसका सबसे बड़ा ये था कि जो सीज़ फायर लाइन थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो कंटिन्यूसली जंग करते रहते थे, एक दूसरे को बॉर्डर को नहीं थे मानते कश्मीर के अंदर, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तब्दील कर दिया गया, ताकि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज डिफेक्टो बॉर्डर के तौर पर से समझा जाए और एक दूसरे की मुल्क की टेरिटरी समझा जाए। ये ना हो कि मुँह उठा के फौज दूसरे मुल्क में चली जाया करे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो इक़दाम था, वो ये था कि तय हुआ था कि दोनों मुल्क आपस के जितने मामलात हैं उनको बायलैटरली तय करेंगे। गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम देख रहे हैं शिमला मुआहदे के बाद कि जब भी इंडिया को कहा जाता है कि किसी बैन अल-अक़वामी फ़ोरम पे कश्मीर के मामले को हल किया जाए, मसला कश्मीर का हल निकाला जाए, तो इंडिया साफ तौर पे एक ही चीज़ कहता है कि हम शिमला मुआहदे के तहत बायलैटरल तौर पे पाकिस्तान के साथ ये मामला हल कर लेंगे बैठ के। अगर पाकिस्तान शिमला मुआहदे से बाहर आ जाता है तो एलओसी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, पाकिस्तान किसी भी यूनाइटेड नेशन के इदारे में जा सकता है, सलामती कौंसिल में जा सकता है, कहीं भी कोई भी इंटरनेशनल कंट्री आके इन दोनों मुल्कों के दरमियान बैठ के इस मायदे को हल कराने की कोशिश कर सकती है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो बैक होगा। सो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो स्ट्रोक है दैट इज़ अ मास्टर स्ट्रोक, और अभी तक इस स्ट्रोक ने इंडिया को आउटस्मार्ट कर दिया है। नाज़रीन, इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, इंडियन मीडिया, पूरी लॉबी उसे तजिया कर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी तौर पर तन्हाई का शिकार हो गया है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान के साथ स्टैंड ले रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान खुद भी भारत के साथ हमदर्दी का इज़हार कर चुका है और इस वाक़े को कंडेम कर चुका है कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए थी। अब ज़रा हम बात करते हैं कि बैन अल-अक़वामी तौर पे कौन सा मुल्क इतना तनहा है। भारत, जो कि सब दुनिया का अपने आप को कहता है कि मैं जो मोदी साहब की जप्फी है बड़ी मशहूर है, मोदी साहब हर लीडर को जाके जप्फी डालते हैं। तो भारत के जो रीजनल हालात देखे जाए तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत का कोई एक हमसाया ऐसा नहीं है जिसके साथ भारत के सब मामलात ठीक हों। बिगड़े नहीं तो ठीक भी किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान के साथ अज़ली दुश्मनी है, चाइना से पहले दिन से भारत की जान जाती है, भूटान के साथ जो भी मामलात है, भूटान की सारी सिक्योरिटी इंडिया के पास है, लेकिन भूटान वाले चाइना से हेल्प के लिए जा रहे हैं, चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं। नेपाल के साथ इंडिया के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बांग्लादेश के साथ आपको हाल ही में पता है कि क्या ताल्लुकात पहुँच चुके हैं। ना लाओस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ना म्यांमार के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पूरे रीजन के अंदर तमाम साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया के वाहिद एक मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो है अफ़गानिस्तान।
और इंडिया की पहले दिन से यही इंडिया ने जोर लगाया है कि जी हम इस्लामिक टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। सो पाकिस्तान का हमसाया होने की वजह से चाणक्य की फ़िलॉसफी पे अमल करते हुए हमसाये को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया है ताकि पाकिस्तान की मगरबी सरहद को डिस्टेबलाइज़ किया जा सके। ईरान के साथ भी उनके हालात अब 50-50 पे हैं, कोई इतना ज़्यादा नहीं कि ईरान उनकी खातिर कोई एडवेंचर कर सके, और पाकिस्तान ने अच्छी डिप्लोमेसी से ईरान को भी न्यूट्रलाइज़, ख़ास तौर पर इंडिया के मामले में न्यूट्रलाइज़ कर लिया हुआ है। सो इन हालात को देखा जाए तो रीजनल इंडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा तन्हाई का शिकार है। उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपनी पूरी तारीख के अंदर सबसे अच्छे इस वक्त ताल्लुकात को एंजॉय कर रहा है। उसके अलावा चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात सबको पता है, और ईरान के साथ भी ताल्लुकात पहले से काफ़ी बेहतर हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस वक्त ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भारत की नॉर्थ ईस्ट में 7 रियासतें हैं, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, मुर्गी की गर्दन की तरह, जहाँ पर भारत की गर्दन चाइना के काबू में आती है। वहाँ पे जो बांग्लादेश का मेन पॉइंट है, वहाँ पे पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश अपना बेस बनाने की कोशिश करें, जो कि इंडिया की सलामती के लिए और फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। दीगर ममालिक को अगर हम देखें तो इंडिया सबसे ज़्यादा जाके बैठ रहा है आजकल अमेरिका की गोद में कि अमेरिका हमारे साथ है। तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने नो डाउट उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ, इंडिया के गम में बराबर के शरीक हैं। उसके साथ साथ ट्रंप ने इतना इंटरेस्टिंग बयान दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया के मामला 1500 साल पुराने हैं, कश्मीर का मसला 500 साल से चल रहा है, और दोनों मुल्क इतने रीज़नेबल हैं, इतने समझदार हैं कि आपस में बैठ कर तसल्ली से अपने मामला हल कर लेंगे। तो अब आप फैसला करें कि कौन सा मुल्क इस वक्त तन्हाई का शिकार है, कौन सा नहीं तन्हाई का शिकार। इंडिया ने अपना सारा जोर लगा लिया है, पूरी दुनिया में अपनी पूरी डिप्लोमेसी यूज़ कर ली, और आज की तारीख तक एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम लेके कंडेम नहीं किया इस वाक़े को। उसकी वजह यह है कि जब क्लिंटन इंडिया गए थे, तो तब भी इंडिया ने इसी तरह फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया था, और उसी वक्त उन्होंने कोशिश की थी कि क्लिंटन पाकिस्तान का दौरा ना करे और जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान में आके ना मिले, और इस हवाले से मुख्तलिफ बुक्स में भी लिख चुके हैं। और इस हवाले से क्लिंटन ने जब अपनी CIA स्टाफ से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इनसाइड जॉब है, तो क्लिंटन भारत के सारे प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान तब भी आया था। सो सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है। तमाम दुनिया जानती है कि भारत की क्या साइकी है, क्या मोडस ऑपरेंडी है। उसके मुताबिक पूरी दुनिया जो है वो भारत की इस वक्त जिस तरह भारत चाह रहा है, भारत की हाँ में हाँ नहीं मिला रही, और दुनिया के एक भी मुल्क ने अभी तक पाकिस्तान का नाम लेके इस वाक़े को कंडेम नहीं किया। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है। नाज़रीन, ये फैक्ट्स हमने आपसे डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं ज़रा मोदी पे और मोदी की सोच के ऊपर, क्योंकि मोदी की तरबियत जो है वो RSS ने की है, और RSS वो जमात है जो कि नाज़ी की जमात से मोटिवेट होकर बनाई गई है। उनका भी वही मोटो है जो कि नाज़ियों का मोटो था। अब आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 10 साल इक़्तिदार के बाद मोदी भी एक हिटलर बन चुका हुआ है, और मोदी से जितना पाकिस्तान को ख़तरा है, उससे ज़्यादा खुद भारत की आवाम को ख़तरा है, क्योंकि जो उसकी एम्बिशंस हैं उसमें कहीं भी नहीं लगता कि उसे एक आम भारतीय के हवाले से किसी किस्म की भी कोई हमदर्दी है, कोई मसला है। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वक्त के साथ साथ सामने आएंगे, पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या झूठ और क्या क्या धोखा किया गया था। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान स्टार्ट में तो इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, और पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा उन्होंने हमला किया, कोशिश की कि जंग आज नहीं अभी शुरू हो जाए। उन्होंने इंडिया के सहाफ़ियों ने पाकिस्तान को फ़तह भी कर लिया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अचीव कर ली। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये सामने आना शुरू हैं कि अब भारतीय मीडिया ने सवालात करने शुरू कर दिए हैं। एक बच्चे ने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मोदी साहब कहाँ थे आप, कहाँ थी आपकी वो सिक्योरिटी फोर्सेस, कहाँ थी 9 लाख अफवाज, जब 4 बंदे 26 बेगुनाह लोगों को मार के जा रहे थे, तो आप लोग कहाँ थे, क्यों नहीं आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। अनंतनाग वो डिस्ट्रिक्ट है, उसका वो इलाका है कि जो हमेशा से सरगर्म रहा है, वहाँ पे हुर्रियत रहनुमाओं की काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो यहाँ पे हमेशा सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रही है। आज तक ये जवाब नहीं मिल सका कि उस दिन सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहाँ पे, इन सियाहों को, भारतीय सियाहों को वहाँ पे तनहा क्यों छोड़ दिया गया था। अब भारतीय जागना शुरू हो गए और ख़ुद सवाल पूछ रहे हैं मोदी से कि मोदी बताया जाए कि आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की। दूसरा, भारत का इस सारे वाक़े से असल एम्बिशन ये है कि भारत इलाके का थानेदार बनना चाहता है। भारत समझ रहा है कि मैं अमेरिका हूँ, और अमेरिका ने जैसे 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया था, मैं मुँह उठा के पाकिस्तान पर चढ़ जाऊँगा, रोंद के गुजर जाऊँगा। भारत समझता है कि मैं इसराइल हूँ और पाकिस्तान गज़ा है, लेकिन फैक्ट ये है कि ना भारत इसराइल है, ना भारत अमेरिका है, और ना पाकिस्तान फ़लस्तीन है, और ना ही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है। इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान की इत्तेफाक उठा के भी देखा जा सके। अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि इस वक्त हर बंदा पूछ रहा है, हर बंदे के ज़हन में एक ही सवाल है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की जंग एटमी जंग में तब्दील हो सकती है। तो इसमें हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम पहली दफ़ा या हम फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने की, ना ही इस एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है। जब आप एक बड़ा मुल्क कोशिश करता है कि अपने से छोटे मुल्क के ऊपर वो हमला करे, उसको उसे रोनता हुआ गुजर जाए, तो ओबियसली
जो छोटा मुल्क है उसने अपने दिफा के लिए जो भी इकदाम रखे होते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाई होती है, उसके मामलात होते हैं। पाकिस्तान ने पहले दिन से 22 अप्रैल से लेकर अब तक बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है। बस जितना भारत ने किया उसके जवाब में हल्का फुल्का इन्होंने जवाब दिया है। बट अब मामलात इस नहज पे आ चुके हैं कि अगर भारत कहीं से भी इंटरव्यू करता है तो उससे उसके मुताबिक जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये आखिर कब तक? जब भारत पूरे अपने माइट के साथ आएगा, पूरी कोशिश करेगा, हर तरह से तंग करेगा, और जब पाकिस्तान को लगेगा कि सर्वाइवल नहीं है, तो अब आप लोग डिसाइड करें तो क्या एटम बम को हमें शोकेस में रखना है? एटम बम को क्या बच्चों को खेलने के लिए देना है या अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करना है? हम इस मौजू पे अगले कई घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त की कमी की वजह से आज का हम वीलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए और आपके कोई सवालात हों तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझसे रब्ता करें, सवाल पूछें, हम मज़ीद उसके जवाब तलाश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।